6102356। ठीक है। आप राजसमंद से हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर, राजसमंद में नाथद्वारा एक शहर है। हम्म, सर वहां सर मेरी बर्थ प्लेस है। अच्छा बाकी सर मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, मेन आपका भोपाल है। ठीक है, तो भोपाल के जी बारे में सर। कुछ बताइए। सर भोपाल जैसे कि कहा जाता है कि झीलों की नगरी है, और साथ में इसे सिटी ऑफ हिल्स का भी दर्जा दिया गया है। भोपाल अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए भी जाना जाता है। और भोपाल का जो हिस्ट्री है वो काफी रिच है, एंड कल्चरली भी काफी रिच है भोपाल। भोपाल में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं? भोपाल में बड़ा तालाब है जो कि राजा भोज ने बनवाया था। वो एक बहुत ही लैंडमार्क है भोपाल का। इसके अलावा भोपाल के आसपास भोजपुर है, और सांची स्तूपा भी है, और भोपाल ही में बिरला मंदिर भी है। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में कुछ किया गया है क्या? सॉरी सर, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। वहां पे एक अपर लेक है, पता है, भोपाल में। जी सर। जी सर। तो अभी 1.5-2 महीना पहले आपने देखा होगा कि पर्यटन को बढ़ावा देकर वहां पर चिंकारा, जो कश्मीर में हाँ सुरंग है ना, जी। याद आया? जी सर, शिकारा चालू किया गया था। हम्म, ठीक है, यही आपसे जानना चाह रहे थे कि आप अपडेट हैं कि नहीं इन सब बातों से। ठीक। जी सर। चलिए, अब हम लोग आपके क्षेत्र की बात करते हैं। तो मुझे बताइए कि डेंटल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? डेंटल सर एंथ्रोपोलॉजी क्या है? सर स्टडी ऑफ डेंटल जो रिमेन्स हैं, जो कि स्कल और ह्यूमन टीथ और जॉज का जो स्टडी है उसको बोलते हैं डेंटल एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा अच्छा। और वायरोलॉजी क्या है? सर स्टडी ऑफ वायरसेस। हम्म, हम्म। अच्छा, हमारा दांत किन किन कारणों से खराब हो सकता है? सर दांत हमारा मेन तो बैक्टीरिया लग जाता है उस पे, इस वजह से उसमें सड़न चालू हो जाती है, इस वजह से खराब होता है हम्म, सर। और इसके अलावा प्लाक और कैलकुलस जमने पर हमारा जो दांत है वो उसमें से मसूड़े नीचे रिसने लगते हैं, मसूड़े जो होते हैं। तो इस वजह से भी दांत ढीले पड़ने लगते हैं और खराब हो जाते हैं, जिनको कि पेरियोडोंटल कंडीशंस कहा जाता है। हम्म, ठीक है, तो इसका क्या इलाज है? सर अगर दांतों में कीड़े लगने की वजह से दांत खराब हुआ है तो सर उसमें फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसका इलाज है, डिपेंडिंग कि वो कौन से स्टेज पर है अभी। और अगर सर उसमें प्लैक और कैलकुलस या कोई पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो सर स्केलिंग करी जा सकती है पेशेंट में, उनको ओरल हाइजीन एडवाइस दी जा सकती है। अच्छा, यदि आरसीटी करने के बाद क्राउन न लगाया जाए तो दांतों पर जी क्या क्या सर। इम्पैक्ट हो सकता है? सर आरसीटी करने पर क्राउन लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो दांत का स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो जाता है सड़न के कारण। तो इसलिए उसे मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्राउन देते हैं। अगर वो है क्राउन न लगाया जाए तो उससे दांतों पे लोड जो होगा वो ज्यादा पड़ेगा, और वो लोड में आके दांतों में फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है, और हमारी आरसीटी फेलियर हो सकती है, और अल्टीमेटली फिर हमें वो दांत निकालना पड़ सकता है। अच्छा, क्या जब हम वो क्राउन लगाते हैं तो वो जिरकोनियम का ही होना चाहिए या मेटल भी होना चाहिए, या दोनों सेम सर रेस्पॉन्स? क्राउन सर क्राउन्स अलग अलग बेस्ड ऑन द मटेरियल अलग अलग टाइप्स के आते हैं। जैसे कि सर मेटल, ऑल मेटल भी आता है, ऑल जिरकोनिया भी आता है, पोर्सलीन फेसिंग मेटल भी आता है जिसे हम पीएफएम क्राउन बोलते हैं। तो सर डिपेंडिंग कि पेशेंट का क्या स्टेटस है, डिपेंडिंग वो उसका जो हैबिट हिस्ट्रीज है वो कैसी है, वो कहीं बहुत ज्यादा कड़क खाना तो नहीं चबाता है,
और कौन से टूथ में हम उसको लगा रहे हैं, जैसे पोस्टीरियर टूथ में लगा रहे हैं या हम एंटीरियर टूथ पे लगा रहे हैं, उसके डिपेंडिंग हम उसको कैप की सलाह देते हैं कि किस तरीके का कैप कराया जाए। तो जिरकोनियम कब लगाना चाहिए? सर जिरकोनिया क्राउन्स जो होते हैं वो मजबूती में भी अच्छे हैं और इस्थेटिक वाइज भी अच्छे हैं। तो अगर जिरकोनिया, अगर पेशेंट अफोर्डेबल कैटेगरी में है तो उससे जिरकोनिया क्राउन ही देना प्रेफरेबल है। ठीक। हाँ, it's the ये ले लो। इप्सिता जी, आपके पास कोई अब ये फिजिकल असॉल्ट का कोई केस आता है? आपकी ओपीडी में फिजिकल असॉल्ट का कोई केस आता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको एमएलसी रिपोर्ट बनानी है। सो एमएलसी जी रिपोर्ट मैम। में आप क्या क्या मेंशन करेंगे? मैम एमएलसी रिपोर्ट तो मैं सबसे पहले पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट की उसे मेंशन करूंगी। उसके बाद असॉल्ट का जो टाइम और डेट ये मेंशन करूंगी। देन उसके बाद डिटेल्स मेंशन करूंगी असॉल्ट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेस भी मेंशन करना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा डिटेल्स में अगर उसके बॉडी पे कोई मार्क्स हैं, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन को चेक करेंगे कि बॉडी पर कहीं कोई मार्क्स तो नहीं है। अगर मार्क्स हैं तो उन मार्क्स को डिटेल में एंटर करेंगे एमएलसी रिकॉर्ड्स में कि वह किस तरीके से दिख रहे हैं। आप मुझे ऐसे बता सकते हैं डेंटल इंजरीज जो कंसीडर किए जाते हैं अंडर एमएलसी? मैम बाइट मार्क्स, बाइट मार्क्स के अलावा मैम और मैं आगे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी हाल फिलहाल, तो मुझे बाइट मार्क्स ही याद आ रहा है। जी। जो ट्रॉमा टेक्निक के लिए, ट्रॉमा ट्रीटमेंट के लिए हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं, एमएमएफ और आईएमएफ, इनके बारे में कुछ यस बताइए। मैम इसमें इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन होता है जिसमें हम 27 गेज का वायर यूज करते हैं। और इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फ्रैक्चर ट्रीटमेंट्स में इसको वायरिंग करा जाता है। और फिर उसके बाद पेशेंट को 4 वीक्स बाद बुलाया जाता है। 4 वीक्स तक के लिए ये वायरिंग हम उसको देते हैं। जी। डेंटल एथिक्स का क्या रोल है इन डेंटिस्ट्री? जस्ट बिकॉज एथिक्स जनरली इग्नोरेंस देखा जाता है इन डेंटिस्ट्री, सो आपका इस पे क्या टेक है? मैम डेंटल एथिक्स जो है वो बिल्कुल एक डेंटिस्ट्री का पार्ट है जो हमें बीडीएस करिकुलम में ही सिखा दिया जाता है कि जब हम प्रैक्टिस में उतरते हैं तो उसके बाद जो हमें अपने एथिकल वैल्यूज हैं वो कभी नहीं भूलने हैं। और इसमें 4-5 पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि बेनिफिकेंस, कि हमें हमेशा पेशेंट के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। देन द सेकेंड वन इज द वेरासिटी यानी ट्रूथफुलनेस, हमें हमेशा सच बताना है पेशेंट को जो भी हो। इसके अलावा टू डू नो हार्म, हमें पेशेंट का कोई भी गलत नहीं करना है, कि हम पेशेंट का कोई भी गलत नहीं करना है कि जिससे पेशेंट को नुकसान हो। जी। ऐसी सिस्टमिक कंडीशंस बताइए जो ओरल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, सिस्टमिक डिसीजेस या डिसऑर्डर्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ओरल टिश्यूज को। मैम सिस्टमिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा और जो सिस्टमिक डिजीजेस हैं जो हार्ट डिजीजेस हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं डेंटल हेल्थ को। और कैंसर। मैम हाइपरटेंशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ओरल हेल्थ को? इसको आप एलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा? मैम हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन में जो हमारे जो टूथ होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हाइपरटेंशन में जो प्रेशर है, जैसे कि हमें पता है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड वेसल्स में जनरलाइज्ड बॉडी का। तो वैसे ही जो माउथ हमारा ओरल कैविटी है वहां का भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो उन केसेस में हमें यह ध्यान रखना पड़ता है एक्सट्रैक्शन के टाइम पे स्पेशली, कि पेशेंट हाइपरटेंसिव कंडीशन में अगर होता है तो उसके ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं।
सिमिलरली हम बात करें अगर कार्डियक डिसऑर्डर्स डिसीजेस की, सपोज कोई पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट, और वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, सो जी जब हम प्रिस्क्रिप्शन देंगे मेडिकेशन का और ट्रीटमेंट करेंगे, उसके प्रिकॉशंस के बारे में बताइए। मैम, अगर कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे है तो सबसे पहले हम उसकी ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे और हम उसका आईएनआर कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि आईएनआर मेन रहेगा। आईएनआर अगर लेस देन 3.5 है तो हम आगे कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आईएनआर ग्रेटर देन 3.5 है तो हम किसी भी तरीके का कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और उसे फिजिशियन को रेफर करेंगे और उसके बाद फिजिशियन कंसेंट लेकर ही कुछ आगे बढ़ेंगे। इन केस आईएनआर लेस देन 3.5 है तो हम डेंटल प्रोसीजर्स लाइक एक्सट्रैक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं विद प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज। आप मुझे ऐसी कोई हार्मोन का नाम बता सकते हैं जो टूथ और बोन स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और अदरवाइज अगर उसका डेफिशिएंसी देखने मिलती है तो जो टूथ स्टेबिलिटी है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब मोबिलिटी है जो वो बढ़ जाएगी। मैम, हार्मोन विटामिन डी। आप विटामिन डी। विटामिन मैं हार्मोन के बारे में पूछ रही हूँ मैम, ये तो आप विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, विटामिन डी का फंक्शन बता दीजिए, आप कैसे रिलेट करेंगे इसको टूथ स्ट्रक्चर से। मैम, जो टूथ है मेनली कैल्शियम का बना होता है तो विटामिन डी इज वेरी नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो हम इस तरीके से, हाँ, विटामिन डी भी बहुत जरूरी है टीथ और बोन्स की हेल्थ के लिए। जी, तो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है इन ब्लड, वो किस हार्मोन के थ्रू होता है? सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ नाम। जी। हाँ, इप्सिता जी, आप मुझे ये बताइए कि इनेमल एंड डेंटिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम, इनामल और डेंटिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। इनामल जो है हमारी बाहरी सरफेस है और ये 96% इनऑर्गेनिक मटेरियल की बनी है और 4% ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी है। जबकि जो हमारी डेंटिन है, डेंटिन में ओडोंटोब्लास्ट और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं और इसमें करीबन 56 to 65% ये ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। तो ये इसमें मेन फर्क है और इनामल के अंदर आता है ये डेंटिन की जो लेयर होती है। अब मैं आपको तीन वर्ड्स देती हूँ, आप मुझे इसमें भी डिफरेंस बताइए कि प्लेक एक है डेंटल कैरीज, और एक है तारतार जिसे कैलकुलस कहते हैं, है ना? तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनके स्टेजेस बताइए, कैसे स्टेजेस में ये होंगे? मैम, प्लाक जो है एक नॉन मिनरलाइज्ड बायोफिल्म है जो कि टूथ पे डिपॉजिट हो जाती है। एंड इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मेनली फूड पार्टिकल्स एंड सलाइवरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड व्हेन इट गेट्स कैल्सिफाइड इट बिकम्स कैलकुलस और टार्टर। So ओके। this is the basic difference between plaque and calculus. And dental caries is an irreversible microbial disease which is caused by a destruction of organic matter um, destruction of organic and sorry ma'am, destruction of inorganic and dissolution of organic matter resulting in cavitation. ओके इप्सिता, आपका जो पीजी है उसमें माइक्रोबायोलॉजी है ना, राइट? तो माइक्रोबायोलॉजी में जो वायरोलॉजी होती है उससे आप क्या समझते हैं? मैम, बेसिकली जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था वो ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में था। तो जो मैम पैथोलॉजी थी वो हमारे लिए मेन पार्ट थी, माइक्रोबायोलॉजी एक साइड वो था करके। तो उसमें मैम हमें कुछ कुछ टेस्ट, कुछ कुछ स्लाइड प्रिपरेशंस, कुछ कुछ बैक्टीरियाज के लिए टेस्ट हमें इंक्लूडेड थे सिलेबस में। ऑल्सो यू शुड नो कि बैक्टीरियम, चलिए बैक्टीरियम बता दीजिए, बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरिया, मैम, बैक्टीरिया इज, जैसे कि मैम बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉजिंग
सॉरी मैम, मैं एग्जैक्टली उसको डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये एक डिजीज कॉजिंग विदाउट माइक्रोस्कोप हमें नहीं दिख सकता है। इप्सिता, आप मुझे ये बताइए कि जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है में आएगा या एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा, किस में आएगा ये? सलाइवरी ग्लैंड मैम एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, विच मीन्स व्हाट? जी मैम। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब है मैम जो जिसमें की एक डक्ट होती है और उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो लिबरेट होते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, तो नेम फ्यू ऑफ देम। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, आप मुझे ये बताइए कि जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है वो कब आता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मैम, इट इज ऑन 20th मार्च। राइट। इसके अलावा नेशनल ओरल हेल्थ मिशन या प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया और इसमें इसके प्रोविजंस क्या हैं, मेन प्रोविजंस क्या है इसके? मैम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये ये नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो 2013 में स्टार्ट हुआ था, जब एनएचएम के साथ इसको कंबाइन किया गया था। मेनली इसको जनरल हेल्थ केयर की कैटेगरी में लाने के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह रखा गया था, जिससे कि ओरल हेल्थ को भी आगे बढ़ावा दिया जा सके और जो सीएचसीज पीएचसीज के लेवल पर डेंटल यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। ओके इप्सिता, माय लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स के नाम आपको बताने हैं मुझे। सॉरी मैम, राइट नाउ आई कांट रिकॉल एनी। ओके मैम। इप्सिता जी, आप मुझे ये बताइए कि आप भोपाल में है ना, अभी भोपाल में ही रह रही हैं, तो भोपाल को जी आप बेगमों का शहर क्यों बोल कहते हैं? मैम, बेगमों को शहर इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पर पहले बेगमों का राज हुआ करता था और 4 बेगमें थीं जिन्होंने लगातार राज किया था। तो इस वजह से उनको इसको बेगमों का शहर बोलते थे। और उन्होंने न सिर्फ केवल राज किया बल्कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जैसे कि पहली नगर पालिका स्थापित करना, वाटरवेज का बिल्डअप करना, रेलवेज का बिल्डअप करना, यह सब भी किया था। और काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया था उनके टाइम पर। और न केवल ये बल्कि ताजुल मस्जिद जैसी आर्किटेक्चरल इमारतें भी उस समय पर बनाई गई थी उनके द्वारा। अच्छा, तो उन बेगमों के नाम बता सकते हैं आप? कुत्सई बेगम, कई खुसरो बेगम, अ, और और मैम मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है अभी बाकी के 2 नाम। अच्छा, ताजुल मस्जिद भोपाल में है, जी मैम। किसके द्वारा बनवाई गई थी? मैम ये भी बेगम के द्वारा ही बनाई गई थी। उनका नाम मैम उनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है। पढ़ लीजिएगा ना, ये पूछा जा सकता है। जी मैम। अच्छा, ये बताइए आप कि जो आपके इसमें रिसर्च पेपर के बारे में आपने मेंशन किया है ना, हेलो, जी मैम। तो उनके बारे में बताइए, इसमें आपने मेंशन किया है हाँ जी मैम। अच्छा, बताइए। जी मैम, मेरा एक रिसर्च पेपर है इवैल्यूएशन, जिसमें कि इवैल्यूएशन ऑफ एफडीपी, डी डाइमर और मास्ट सेल्स का इवैल्यूएशन था ओएसएमएफ के केसेस में। और एक रिसर्च पेपर है जिसमें कि 94 ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स का जो ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स का अ, अ, जो पास्ट आर्चाइव्स हैं उसमें से लिया गया था उन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स को, और उसका कंपैरेटिव एक इवैल्यूएशन था। और इसके अलावा डेंटल डायमॉर्फिज्म पर मैंने स्टडी करी थी एक, जिसमें कि मेल्स और फीमेल्स दोनों को लिया गया था, यंग मेल्स एंड फीमेल्स कॉलेज गोइंग। तो मैम ये स्टडी थी। और इसके अलावा एक बायोलॉजिकल पोस्ट पर भी एक स्टडी थी अच्छा, जो ये करी गई थी। प्रकाशित कहाँ से किया गया था, जो आपके पेपर थे ये? जी मैम। ये जो रिसर्च पेपर है ये प्रकाशित हुए हैं ना आपके पब्लिकेशन, यस। तो उसके बारे में यस मैम। पब्लिकेशन हाउस के बारे में बताइए। मैम वो अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। हाँ, तो कुछ के नाम बताइए ना।
जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी में पब्लिश हुआ है मैम एक। फिर इसके अलावा एक पीपल्स डेंटल जर्नल में भी पब्लिश हुआ है, और एक जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में भी पब्लिश हुआ है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा ना, पूछ लिएगा तो। जी अच्छा, अभी जी आप मैम। ट्यूमर से रिलेटेड एक पेपर के बारे में बता रहे थे, तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर के बारे में बताइए, क्या होता है ट्यूमर? ट्यूमर मैम एक एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लगता है सेल्स का, और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन सेल्स का होने लगता है, और उस एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन वो एक ही जगह पे भी रह सकते हैं, जिसको हम बिनाइन इन नेचर बोलते हैं, या फिर वो आगे स्प्रेड भी हो सकते हैं जब वो मैलिग्नेंट बन जाते हैं। ओके। अच्छा, मुझे दांतों में होने वाले 5 रोगों के नाम बता सकते हैं? डेंटल केरीज, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, और acute periapical abscess and chronic periodontal abscess। तो इनके कारण क्या क्या होते हैं? किस कारण से ये होता है? मैम ये बैक्टीरिया एक कारण होता है इनका। बैक्टीरिया की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। उसके साथ ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने से होता है। ये सब जब हम स्टिकी फूड और स्टिकी डाइट ज्यादा लेते हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन न मेंटेन रखने की वजह से ये सब होता है, जिसमें कि प्रॉपर टूथ ब्रशिंग आता है, जिसमें कि प्रॉपर टूथ ब्रशिंग वगैरह नहीं करने पर भी प्लाक कैलकुलस बिल्टअप हो सकता है, जिससे कि जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटल कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति है वो ज्यादा स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेस हैं, ऐसा फूड ले रहा है, ठीक है, तो यस मैम। और वो प्रॉपर ब्रश भी कर रहा है खाना खाने के बाद, तो उसके दांत जो है वो किसी तरीके से प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? मैम प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहा है। कर रहा है, प्रॉपर ब्रश करता है, खाना खाने के बाद दांतों को जरूर साफ करता है, कुछ भी खाता है दांतों को साफ करता है, लेकिन वो जो है ज्यादातर अपने भोजन में यही ले रहा है कि जो शुगर सोर्सेस जो है, ठीक है, फूड है, इस तरीके से ले रहा है, चिपचिपे स्टिकी ले रहा है, और वो प्रॉपर ब्रश भी कर रहा है, जब भी खाता है कुछ तो ब्रश करता है, तो उसके दांत प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? मैम उसके दांत इनडायरेक्टली प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि वो प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, तो प्रॉपर ब्रशिंग से वहां से तो वो कार्बोहाइड्रेट और स्टिकी फूड हट जाएगा, लेकिन उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने की वजह से उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो डायबिटीज होने की वजह से उसके शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से उसके जो गम्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, और उसके वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दांतों में फ्यूचर में। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने हॉबी में मेंशन किया है ट्रेवलिंग, है ना? कहाँ कहाँ गए हैं जी आप? मैम। बताइए। मैम एमपी की अगर मैं बात करूं तो मांडू, माहेश्वर, और कुछ नेशनल पार्क्स भी मैंने विजिट किए हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। और बाकी मैम कुछ सिटीज जो विजिट करी हैं वो इंदौर है, उज्जैन है। अच्छा, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बताइए, कहाँ पर है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क? बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पर सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है टाइगर्स की, अभी एमपी में। रहेगा। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट में क्या अंतर है? मैम ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्बिंग सेल्स हैं। अच्छा, दोनों में एक जैसा कुछ अलग अलग होता है? बोन जो है नष्ट ही होती है क्लास्ट में? मैम बोन रिजॉर्बिंग सेल है एक, और रिजॉल्व। एक बोन फॉर्मिंग ठीक है। सेल ठीक। है। ठीक। हम्म, ठीक सर। ओके। ठीक। अ, ठीक है। आज आपका औपचारिक साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। और आपके लिए सुझाव ये है कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और आप उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो आपका आई कांटेक्ट टूट जा रहा है। आप हाँ, या तो ऊपर ऊपर देख। देख रही हैं, नीचे देख रही हैं, दाएं देख रही हैं, बाएं देख रही हैं, जबकि ऐसा साक्षात्कार देते समय नहीं करना चाहिए। है ना? आप ठीक है। प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के ही रिकॉल करें, है ना? ये अच्छा माना जाएगा। ठीक। दूसरी चीज है कि आप ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्टेट पॉलिसी है या सेंट्रल पॉलिसी है,
उसको बहुत ठीक से देख लें, है ना। तीसरी बात कि मैडम ने आपसे पूछा था कि इसका हार्मोन्स का, या हार्मोन्स पे पूछा था ना हाँ, इसका, विटामिन, हार्मोन्स का हाँ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ, विटामिन और आप विटामिन का इम्पैक्ट बता रही थी। तो जिसके बारे में पूछा जा उसी के बारे में बताइए, है ना। प्रश्न को बहुत ठीक से सुनिए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए, है ना, ये ज्यादा ठीक माना जाएगा। अगर किसी ठीक प्रश्न है का सर। उत्तर नहीं आ पा रहा है तो आप सारी बोलिए, वो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन आप कुछ भी ठीक है उत्तर सर। देंगी, उत्तर देने के नाम पे, ये गलत माना जाएगा, है ना। ठीक है तो सर। इसका सावधानी रखें कि बहुत ठीक से प्रश्न को सुनिए। अगर सुनने में कोई दिक्कत आ रहा है ना, तो पुनः आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं नहीं सुन पाई सारी, तो वो दोबारा प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन प्रश्न को बहुत ठीक से सुनिए, समझिए, उत्तर दीजिए, है ना। तो ये इसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, है ना। और बाकी ओवरऑल ठीक है देखें सर। तो लगभग ठीक है ना, बाकी चीजें ठीक है। थोड़ा ड्रेस सेंस पर भी कम करना रहेगा, ये तो पहन के जाएंगे नहीं आप आयोग, है ना। नहीं सर। हाँ, तो हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं अभी यहाँ सब लोग, वो जो आप लोग पहन के बैठते हैं उसी पर, है ना। तो एक बार आप जरूर औपचारिक पोशाक पहन के बैठें, ताकि हम उसका भी मूल्यांकन कर पाए, है ना। जी सर। और बाकी लगभग ठीक है। अब बाकी और जो भी हम लोगों ने लिखने दिया है, सुधार की क्या जरूरत है वो पढ़िएगा, सुधार करिएगा। इप्सिता जी, मैम आप ऑलरेडी कॉलेज में वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है, मतलब लंबा एक्सपीरियंस है। तो आपका जो नॉलेज है मैम वो तो सेटिस्फैक्टरी है ही, है ना। आप जो सर ने कुछ सजेशंस दिए हैं उस पर वर्क कर सकते हैं, और जो भी जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, इमरजेंसीज, उनको सबको कवर कर लीजिए। अब अदरवाइज जी मैम। सारी चीजें जो आपका इंटरव्यू था, जो प्रेजेंटेशन था, वो ओवरऑल सही था। ठीक थैंक है। यू मैम। आत्मविश्वास लेवल अच्छा था, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हद तक अच्छा था, है ना। जी। ठीक है, अब आप लग आउट हो सकती हैं। जी सर।